आज मेरी शादी थी। हर लड़की को अपनी शादी को लेकर कुछ सपने होते हैं। वो अपने अरमान अपनी शादी के लिए बचा कर रखती है। लेकिन मेरी शादी जो हुई थी वो दूसरी की शादियों से जरा अलग थी। ये शादी कम और एक सौदा ज़्यादा थी। मेरी मजबूरी का सौदा। मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। मेरी ससुराल में सिर्फ मेरे पति और मेरे ससुर ही थे। मेरा स्वागत करने के लिए वहाँ पर कोई नहीं था। मुझे सीधा मेरे कमरे में पहुँचा दिया गया। मैं दुल्हन बनी बैठी, सादा सा जोड़ा पहने एक आम सी दुल्हन। आने वाले वक्त के डर की वजह से मेरा दिल तेज तेज से धड़क रहा था और हाथों पर बार बार पसीना आ रहा था। मुझे अपने पति के बारे में सुनी गई बातें दिमाग में घूम रही थी। अरे इससे शादी मत करो, वो पागल है। अरे ये तो साइको है। अरे तुम तो अच्छी भली पढ़ी लिखी लड़की हो, फिर क्यों इस पागल इंसान से शादी करने की बेवकूफ़ी कर रही हो। एक के बाद एक बात मेरे दिमाग में चल रही थी। घबराहट से गला सूख चुका था। मैं अपने घबराहट पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी कि इतने में मेरा पति अंदर चला आया। मैं थोड़ा सिमट गई। वो आकर मेरे पास बेड पर बैठ गया और मुझसे कहने लगा कि अपना घूंघट उठाओ। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी, लेकिन मैंने पहले ही अपने पति के बारे में इतनी बातें सुन रखी थी, इसलिए मैंने उसकी बात मानी और अपना घूंघट खुद ही पलट दिया। मगर जैसी मेरी निगाह उसके चेहरे पर पड़ी तो मैं चौंक उठी और उसने भी चौंक कर अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखा और कितनी देर टकटकी लगाए मुझे ही देखता रहा। न जाने उसे क्या हुआ, वो एकदम से उठकर छत पर चला गया। मेरा नाम मानवी है और मैं एक गरीब घराने से संबंध रखती हूँ। घर में मेरे अलावा माँ, पिताजी और एक छोटा भाई भी है। भाई अभी छोटा था और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा था, जबकि मैं इंटर करके दिल्ली की एक मशहूर यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर पढ़ रही थी। यहाँ पर मेरी जैसी लड़कियाँ बहुत कम थी जो गरीब फैमिली से हों। यहाँ पर अच्छे अच्छे अमीर घरों के लड़के और लड़कियाँ पढ़ने आती थी। इसीलिए मैं शुरू से ही अपने काम में मगन रहती थी। मेरी कॉलेज में भी किसी से दोस्ती नहीं थी और अब यूनिवर्सिटी में भी किसी से दोस्ती नहीं की। बस प्रोजेक्ट के लिए क्लास का जो ग्रुप सर ने बनाया था उसके साथ कभी कभी स्टडी की डिस्कशन कर लेती थी। लेकिन इन्हीं दिनों में जयपुर से एक लड़का राहुल माइग्रेट होकर हमारे डिपार्टमेंट में आया। उसके आते ही पूरे डिपार्टमेंट में उसकी चर्चा होने लगी। वो बहुत हैंडसम था और हर लड़की उससे बात करने की तमन्ना रखती थी। मैं भी जब पहली नज़र में उसे देखा तो अपना दिल दे बैठी थी। लेकिन वो तो चांद था जिसे मैं छूने की तमन्ना तो कर सकती थी, लेकिन छू नहीं सकती थी। मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था, लेकिन मैं फीलिंग्स को दिल ही दिल में दबाए रखा और कभी किसी पर जाहिर नहीं होने दिया। क्लास में जब नए ग्रुप बने तो राहुल मेरे ग्रुप में शामिल हो गया। अब अक्सर ये होने लगा कि हमारी बातचीत पढ़ाई के सिलसिले में होने लगी। कभी कभार राहुल मेरे नोट्स भी बना देता। वो हर तरह से पढ़ाई में मेरी मदद करता, असाइनमेंट में मेरे साथ मेरी मदद करता, जबकि किसी और लड़की से वो बात भी नहीं करता था। कुछ लड़कियां तो मुझे कहने लगी कि राहुल तुम्हें पसंद करता है, लेकिन मैं उनकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती, क्योंकि मुझे अपनी औकात का पता था। बेशक मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मेरा स्टेटस राहुल के स्टेटस के साथ मैच नहीं करता था। और वो कोई पागल था जो इतनी अच्छी लड़कियों को छोड़कर मुझे पसंद करता। वो मुल्क की हाई प्रोफाइल फैमिली से ताल्लुक़ रखता था और मैं एक निचले तबके से ताल्लुक़ रखती थी जिसका बाप सब्जी बेचता था। यूनिवर्सिटी का वक्त कैसे गुजरा कुछ खबर ही ना हुई। ना मैंने कभी राहुल से अपने प्यार का इजहार किया और ना ही कभी राहुल ने मुझे कोई फालतू बात की। आज हमारा यूनिवर्सिटी में आखिरी दिन था, लेकिन आज राहुल नहीं आया था। मेरे दिल को अजीब सी बेचैनी लगी हुई थी। मैंने बहुत इंतज़ार किया। मैं एक आखिरी बार उसको देख लेना चाहती थी, लेकिन न जाने क्यों वो नहीं आया। हमने तो कभी एक दूसरे को अपना नंबर भी नहीं दिया था, कभी इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, और आज आखिरी दिन भी वो नहीं आ सका। मैं बड़े बुझे दिल के साथ यूनिवर्सिटी से घर आई। मेरा आखिरी दिन बहुत बुरा गुजरा था। कुछ दिन तो यूनिवर्सिटी की थकान उतारने में ही गुजर गए, लेकिन फिर यूनिवर्सिटी छोड़ने के कुछ समय बाद जिंदगी ने ऐसा पलटा खाया कि मैं दंग रह गई। पिताजी को अचानक काम के दौरान हार्ट अटैक हुआ और वो कई दिनों तक अस्पताल में दाखिल रहे। काम तो बंद हुआ ही था, साथ ही साथ टेस्टों के दौरान पता चला कि पिताजी के वॉल्व बंद हैं और दिल की मेजर सर्जरी करवानी पड़ेगी। हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि हम इतना महंगा इलाज अफोर्ड कर सकते। वक्ती तौर पर सरकारी अस्पताल से इलाज करवा के
पिताजी घर तो आ गए, लेकिन डॉक्टर ने सख्ती से उन्हें आराम करने को कहा। पिताजी अब ज़्यादातर घर पर ही रहते थे। वो बहुत कोशिश करते थे काम पर जाएं, लेकिन मैं उन्हें मना करती और काम पर जाने नहीं देती। एक दिन मुझसे चोरी से वो काम पर चले गए तो तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। तो पिताजी भी खुद ही कहने लगे कि जब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर ऐसा कब तक चलता? घर में मौजूद जितना भी राशन था वो खत्म होने को आया था। जितनी जमा पूंजी थी वो भी थोड़ी थोड़ी करके लगने लग गई। हमने घर भी बदल लिया, एक कम किराए पर छोटा सा घर ले लिया। माँ का परेशान चेहरा देखकर मैं खुद परेशान हो जाती। भाई तो अभी बहुत छोटा था, इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वो काम करेगा, तो मुझे ही बाहर कदम निकालना पड़ा। पहले तो पिताजी ही सब्जी की रेडी निकाल कर घर के बाहर लगा ली। प्रतिदिन सुबह मम्मी के साथ जाकर मंडी से ताज़ा सब्जी ले आई और घर के बाहर रखकर बेच देती। लेकिन इसमें इतने पैसे नहीं बचते थे कि हमारे रोज़ के खर्चे पूरे हो जाते। लेकिन पिताजी के इलाज के लिए पैसे कहाँ से आते? इसलिए मैंने एक फ़ैसला किया और माँ को इस बारे में बताया। माँ ने मुझे बहुत मना किया, लेकिन मैं अपनी बात पर डटी रही और मैंने पिताजी से इजाज़त ले ली। इजाज़त देते हुए पिताजी का दिल भी बहुत भारी हो रहा था, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए कुछ और ही सपने देखे थे और अब एकदम हालात के पलटने की वजह से वो सब अधूरे रह गए। पिताजी की परमिशन मिलते ही मैं अगले ही दिन अलग अलग जगह पर नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। अखबार मंगवाया, उसमें नौकरियों के ऐड देखकर बहुत जगह पर अप्लाई किया, लेकिन पूरा 1 महीने में नौकरी के लिए अप्लाई करती रही और मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। इंटरव्यू की कॉल आती, मैं इंटरव्यू देने जाती, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वहाँ पर पहले ही नौकरी के लिए सिलेक्शन हो गया हो और यह इंटरव्यू बस एक फॉर्मेलिटी हो। लेकिन फिर इन्हीं दिनों एक जगह पर मेरी नौकरी लग गई। सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अच्छी थी। मैं खुशी से खिल उठी और फ़ौरन ज्वाइन कर लिया। अभी मुझे ज्वाइन किए हुए कुछ ही दिन गुजरे थे। एक दिन बॉस ने मुझे अपने कमरे में बुलवाया और कहने लगे, मिस मानवी, आपकी जितनी काबिलियत है और जितना अच्छा आप काम करती हैं, इसके हिसाब से आपकी सैलरी और पोस्ट कुछ कम नहीं है क्या? लेकिन फिर हिम्मत जमा करते हुए मैंने हाँ कह दिया और वो कुछ देर मुझे गहरी नज़रों से देखते रहे। मुझे उलझन होने लगी, लेकिन फिर वो कहने लगे, आपकी सैलरी और पोस्ट बढ़ सकती है, लेकिन अगर आप मुझे खुश करें तो। मैं उलझन भरी नज़रों से उसकी तरफ देखने लगी और पूछा, कैसे सर? तो वो हंसते हुए कहने लगे, मिस वानवी, आप समझदार हैं, समझ सकती हैं, इसके लिए आपको बस मुझे खुश करना होगा। बॉस की बात सुनकर तो मेरे तन बदन में आग लग गई। मैं एकदम गुस्से से खड़ी हो गई और कहने लगी, तुम जैसे कमीनों की वजह से ही लड़कियां घरों से निकलने को डरती हैं। मैं लानत भेजती हूँ तुम्हें और तुम्हारे काम पर। मैं गुस्से से ये कहती हुई ऑफिस से बाहर आ गई। पीछे से वो कमीना बॉस मुझे आवाज़ ही देता रह गया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे अपने आप इतना लाचार और बेमोल लग रहा था। ये दुनिया मजबूर और लाचार लोगों की नहीं थी। मैं कितनी देर इसी तरह बेमकसद सड़क किनारे चलती रही, लेकिन आखिर कब तक? घर तो जाना ही था ना। घर पहुंचकर माँ ने मेरा परेशान चेहरा देखा तो पूछने लगी, क्या हुआ मानवी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? माँ की पूछने की देर थी कि मैं फूट फूट कर रोने लगी और माँ को सारी बात सच सच बता दिया। माँ ने मुझे अपने साथ लगा लिया और हौसला दिया। वो कहने लगी, बेटा, तुम अब घर से बाहर निकलती हो तो तुम्हें इस तरह के बहुत से भेड़ियों से लड़ना होगा। ऐसी बहुत से दरिंदे तुम्हारे रास्ते में आएंगे, लेकिन तुम्हें हिम्मत और समझ से काम लेना होगा। माँ ने इसके बाद मुझे बहुत समझाया, पर मैं अब काफ़ी हद तक परेशान हो गई थी। अगले दिन मैं हिम्मत और हौसले से नई जॉब देखने लगी और फिर जल्दी मेरी किस्मत से मुझे MK इंटरप्राइजेस में नौकरी मिल गई। यह नौकरी पहले वाली नौकरी से बहुत अच्छी थी। सैलरी ज़्यादा थी और पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी थी। मुझे अब काफ़ी आसानी हो गई थी। यहाँ पर काम करते हुए मुझे 3 महीने हो गए थे। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। मैंने आज तक सिर्फ अपनी कंपनी के हेड को ही देखा था। हालांकि ऑफिस में बॉस के बेटे की बहुत बातें होती थी। कोई उसे पागल कहता था, कोई दीवाना कहता था, कोई साइको कहता था, लेकिन मैंने कभी आज तक उसे नहीं देखा था। शायद वो ऑफिस आता ही नहीं था। मैं भी अपने काम से काम रखती थी। लेकिन फिर इन्हीं दिनों बॉस ने वर्कर्स की एक अर्जेंट मीटिंग बुलवाई और उनकी तरफ से एक अजीब ऐलान सुनने में आया। बॉस ने कहा था कि जो भी लड़की मेरे बेटे के साथ शादी करेगी और उसके साथ पूरे 24 घंटे गुजारेगी तो मैं उसे बहुत बड़ी रकम इनाम के तौर पर दूंगा। मुझे बॉस की ये बात अच्छी नहीं लगी थी।
न जाने उनके बेटे में क्या मसला था कि बॉस ने इस तरह का ऐलान किया था। लेकिन फिर बराबर ये बात सुनने को मिलती रही। कोई भी लड़की बॉस के बेटे के साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन ये बात सुनकर मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था, इतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो मैं ही बॉस के बेटे से शादी कर लेती हूँ। पैसों से मैं पिताजी का इलाज करवा सकती हूँ और एक बार पिताजी ठीक हो जाएं तो हमारे सारे मसले हल हो सकते हैं। और फिर कौन सा ये सच की शादी होगी, सिर्फ एक सौदा ही है ना। लेकिन दिमाग इस बात को झटक देता। दिल और दिमाग की जंग जारी थी और फिर दिल जीत गया। मैंने इस आग में कूदने का फैसला करते हुए बॉस को हाँ कह दी। मेरी बात सुनकर बॉस बहुत खुश हुए और इस वक्त रविवार का दिन शादी के लिए तय कर दिया। मैं घर आकर माँ से बात की तो माँ तो सुनकर शौक में चली गईं। वो मुझसे खफा हो गई। पिताजी का भी रवैया माँ से अलग नहीं था। दोनों ने मुझे इस काम को करने से मना किया, लेकिन अब मैं तय कर चुकी थी और सबसे बड़ी बात, मुझे उन पैसों का लालच था जिससे मैं पिताजी का इलाज करवा सकती थी। इसके अलावा मुझे और कोई ऑप्शन भी तो नजर नहीं आ रहा था। माँ पिताजी एक दो दिन नाराज रहे, लेकिन फिर मुझे समझाने बैठ गए। लेकिन अब मैं समझने समझाने की हद से निकल चुकी थी, इसलिए मैंने उनकी बात नहीं मानी और रविवार के दिन आ पहुंची। सादा से फंक्शन में हमारी शादी हो गई। मैंने अभी तक अपने पति का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उसका नाम सुनकर मैं चौंकी जरूर थी। लेकिन एक नाम के तो बहुत से लोग होते हैं। अब ये राहुल, वो राहुल तो बिल्कुल नहीं हो सकता था। उसके आने से तो दिल धड़क जाता था, जबकि ये तो न जाने कौन पागल और साइको है। मैं विदा होकर ससुराल आ गई। अभी जब मैंने कमरे में तुम्हें देखा तो मेरी हैरत की सीमा न रही। अपनी कहानी सुनाते हुए मैंने राहुल की तरफ देखा तो बड़ी गहरी और प्यार भरी नज़रों से मुझे ही देख रहा था। मैंने शर्माते हुए सर झुकाया था, लेकिन फिर उससे पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? क्यों तुम ऐसे साइको होते जा रहे हो? क्यों तुम्हारे बारे में ऐसा मशहूर है? मेरी बात सुनकर राहुल ने एक गहरी सांस ली और वो कहने लगा, मैं जब जयपुर से माइग्रेट होकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया था तो यहाँ के डिपार्टमेंट में इंटर होते ही मेरी पहली नज़र तुम पर पड़ी थी। एक तरफ बेंच पर बैठी अपने कुछ नोट्स बना रही थी। इन सब मॉडल और फैशन की मारी लड़कियाँ जिन्होंने मेकअप करके खुद को केक पेस्ट्री बनाया हुआ था, तुम उनसे बिल्कुल अलग नजर आ रही थी। तुम्हारा चेहरा हर तरफ से बहुत प्यारा लग रहा था। तुमने दुपट्टा ओढ़ा हुआ था और बहुत सीधी सादी प्यारी लग रही थी। और कुछ पल बस तुम्हें देखता रहा। ऐसा नहीं था कि मेरी जिंदगी में पहले लड़कियां नहीं आई थी, लेकिन वो सिर्फ वक्त गुजारने के लिए आई थी। लेकिन तुम्हें देखकर मैं पहली नज़र में मोहब्बत का शिकार हो गया और मैं वहीं खड़े खड़े फैसला कर लिया कि तुम्हें ही अपनी पत्नी बनाना है। और ये सोच आते ही एक सुकून दिल में उतर गया। मुझे तुम्हें देखना, तुमसे बात करना अच्छा लगने लगा। इन्हीं दिनों में पापा की तरफ से मुझसे शादी का प्रेशर बढ़ने लगा। दरअसल दिल्ली से पापा ने मुझे बुलाया ही इसके लिए था। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया, लेकिन स्टेटस के फर्क की वजह से पापा ने मुझे साफ साफ इनकार कर दिया और तुमसे मिलना भी गवारा नहीं किया। उन्हें तुम्हारी काबिलियत और तुम्हारी खूबसूरती से कोई मतलब नहीं था। वो अपने जैसे किसी बिजनेस क्लास फैमिली से मेरा रिश्ता करना चाहते थे, जिससे वो अपने बिजनेस को चार चांद लगा सके। और उनसे बार बार मना करता रहा, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी और एक जगह पर मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैं इसलिए आखिरी दिन यूनिवर्सिटी नहीं आया था। मुझे पता था तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन मैं आखिरी दिन तुम्हारी आस और उम्मीद नहीं तोड़ सकता था, इसलिए मैं यूनिवर्सिटी नहीं आया। पापा ने मेरी मंगनी बहुत धूमधाम से कर दी थी। मेरे पापा की मर्जी के आगे सर तो झुका हुआ था, लेकिन उसके बाद मैं चुप चुप रहने लगा। मेरी मंगेतर अक्सर मुझे बाहर ले जाने के लिए आती, मुझे महंगे महंगे गिफ्ट्स देती। वो मेरे साथ वक्त गुजारना चाहती थी, लेकिन मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे बार बार तुम्हारा ख्याल आता और फिर एक दिन मैं यूनिवर्सिटी के क्लर्क डिपार्टमेंट से तुम्हारे घर का पता निकलवाया और तुम्हारे घर पर गया, लेकिन वहाँ से पता चला तुम लोग तो घर छोड़कर जा चुके हो। मैं बहुत ना उम्मीद हो गया। अब इतने बड़े शहर में तुम्हें कहाँ से ढूंढूं? इसके बाद मैं जैसे खुद से ही उचट हो गया था। इन्हीं दिनों में इसी हालत में मेरा अपनी मंगेतर के साथ झगड़ा हो गया। वो मुझे किसी कंसर्ट में ले जाना चाहती थी, जबकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। इसलिए मैंने उसे साफ साफ इनकार कर दिया कि वो मुझे बार बार तंग ना करे। उसको मेरा इनकार बहुत बुरा लगा और उसने अपने पापा से मेरे बर्ताव के बारे में शिकायत कर दी। उसके पापा ने मेरे पापा से बात की और घर में एक तूफान उठ गया। पापा ने पहले तो मुझे बहुत बुरा भला कहा और फिर पापा ने मुझे साफ साफ वार्निंग दे दी
कि मुझे उस लड़की से माफ़ी मांगनी होगी और अपना बर्ताव ठीक करना होगा, वरना उनके बिजनेस को भी नुकसान था और हमारे रिश्ते को भी। लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं ना तो उस लड़की से माफ़ी मांगी और ना ही अपने रिश्ते को ठीक किया। इसके नतीजे से हमारी मंगनी टूट गई। पापा मुझ पर बहुत गुस्सा हुए। फिर पापा ने एक और जगह पर मेरा रिश्ता पक्का कर दिया और मुझे उस लड़की से मिलने जुलने के लिए कुछ समय दिया। पापा चाहते थे हम एक दूसरे को समझ पाएं और फिर जल्दी से वो हमारी शादी पक्की करते। खैर, मेरा ये रिश्ता भी खत्म हो गया था। मैंने पापा को साफ साफ मना कर दिया था, अभी मेरे लिए कोई रिश्ता ना देखे, ना ही मुझे अभी शादी करनी है। पापा भी शायद अब इस बात को समझ गए थे। कुछ दिन बाद पापा मुझसे कहने लगे कि तुम उस लड़की को ढूंढ लो। अगर तुम 1 महीने के अंदर उस लड़की को ढूंढ लोगे तो मैं तुम्हारी शादी उसके साथ कर दूंगा, वरना फिर तुम्हें मेरी बात माननी होगी और उसी लड़की से शादी करनी होगी जिससे मैं बोलूँगा। पापा की शर्त मानकर मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, तुम्हारे पुराने मोहल्ले भी गया, वहाँ से तुम्हारा नया पता लिया, लेकिन उन्होंने जो पता दिया वो गलत निकला। और ऐसे में ही 1 महीने गुजर गए। मेरे पास तुम्हारी कोई तस्वीर भी नहीं थी और ना ही तुम्हारी किसी से कोई दोस्ती थी। जैसे ही महीना खत्म हुआ, पापा ने मुझे तुम्हारा पूछा तो मैं हारे हुए अंदाज में पापा से कहा, वो जिस भी लड़की से मेरी शादी करेंगे मैं तैयार हूँ। पापा तो जैसे खुशी से बेकाबू हो गए और अगले दिन उन्होंने कहा कि मैंने इस रविवार तुम्हारी शादी पक्की कर दी है, रविवार को तैयार रहना। मैं उनसे लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि अगर तुम नहीं तो फिर कोई भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है। रविवार के तय वक्त पर मैं तैयार हो गया। शादी के दौरान तुम्हारा नाम सुनकर मैं चौंका जरूर था, मगर मानवी नाम की लड़कियां ना जाने कितनी इस दुनिया में होंगी, मैं ये सोचकर रह गया और फिर तुम्हें अपने कमरे में देखकर हैरान हो गया। शायद भगवान ने हमारा मिलना इसी तरह लिखा था, हमारा नसीब जोड़ना था और देख लो आज हम एक हो गए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।